हेलो एवरीवन, मैं सुधीर कुमार एक बार फिर आप सबों का स्वागत करते हैं स्टडी विद सुधीर सर चैनल में। और जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में आज आपके सामने हम डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेकर आ रहे हैं और इसके टॉप 25 क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में सहायक होगा, है ना। बिल्कुल, ये जो कलेक्शन है वो हम ये कह सकते हैं कि ये तमाम परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न होते हैं और इसको आप यदि ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी में ये काफ़ी मददगार साबित होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, ये चैप्टर का नाम है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसी पर हम बात करने वाले हैं आज आप लोगों से। प्रारंभ में मैं कुछ बात कर लूँ आप लोगों से, तो फिर इसके जो टॉप 25 क्वेश्चन है वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ सबसे पहली बात है कि ये पार्ट 4 में है, भाग 4 में है, उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पार्ट 4 में है और आर्टिकल जो है आपका अनुच्छेद 36 to 51 के बीच है, ये है ना, 36 से 51 के बीच आपका आर्टिकल में ये वर्णन है। तो देखो यहाँ पर नाम को ही ध्यान से पढ़िए, राज्य के नीति का निदेशक है ये, मतलब राज्य जो नीति बनाएगी उसका निर्देशन कहाँ से प्राप्त करेगी, तो इसी चैप्टर से प्राप्त करेगी, डीपीएसपी से वो निर्देशन प्राप्त करेगी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि ये मूल अधिकार से कैसे डिफरेंस है। मूल अधिकार में आपने पढ़ा है, मैंने बताया है आपको कि मूल अधिकार को कानूनी बल प्राप्त है ना। मूल अधिकार का यदि उल्लंघन होता है या उसे कोई छीनने का प्रयास करता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसको लेके, और हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स मैंने बताए थे कि आर्टिकल 32 के तहत हम लोग उसको लेके हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना। ये बातें हुई थी आप सबों से, थोड़ी सी मैं इसको बैलेंस कर लूँ, है ना। तो हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना। दूसरा जो अंतर है वो ये है, एक सेकेंड, ओके डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। और आगे बढ़ा रहे हैं क्रम को। तो मूल अधिकार और इसमें क्या डिफरेंसेस है, तो मूल अधिकार चैप्टर में मैंने बताया था कि मूल अधिकार को यदि कोई छीनता है, कम करता है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, और 226 आर्टिकल 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन राज्य का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो यदि इसका कोई लागू नहीं करता है ना, तो इसको लेके हम लोग कहीं नहीं जा सकते। मतलब सीधा अर्थ आप समझिए कि मूल अधिकार को कानूनी बल प्राप्त है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को कोई कानूनी बल प्राप्त नहीं है। ये पहला डिफरेंस ध्यान में रखिए। दूसरी बात, मूल अधिकार जो होता है, मूल अधिकार में थोड़ी सी नेगेटिव तत्व देखने को मिलता है। क्या नेगेटिव, वो राज्यों को मना करती है कि आपको ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है ना। तो वो थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, राज्य को करने को कहती है कि राज्य ऐसा काम करे, इस पर कानून बनाए, है ना। तो ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट बात क्या है, मूल अधिकार और डीपीएसपी में क्या डिफरेंसेस हैं उसको ध्यान में रखिएगा आप सब जरूर, है ना। नीति निर्देशक तत्व जो है बेसिकली ये कुछ ऐसे चीज थे या ऐसे सुविधाएं या प्रावधान या देश का जो आदर्श है वो यहाँ पर वर्णित है ना। जो आज़ादी के बाद बहुत ऐसी चीज़ें थी जो तुरंत में लागू करना पॉसिबल नहीं था, है ना, तुरंत में लागू करना पॉसिबल नहीं था। जैसे आप सपोज करिए कि राइट टू एजुकेशन है, फ्री शिक्षा की बात है, तो आज़ादी समय हमारा इतना फंड नहीं था
कि हम संपूर्ण देश में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को लागू कर सकें, है ना, इसलिए उसको यहाँ रखा गया। फिर देखो उस पर कानून बन गया, मूल अधिकार बन गया, राइट टू एजुकेशन। और आज के डेट में हम लोग क्या देखते हैं, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है बच्चों को, है ना, 14 वर्ष की आयु के बच्चों तक जो है सो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। तो नीति निर्देशक तत्व में वैसे तत्व थे जो या तो आज़ादी के समय लागू करना पॉसिबल नहीं था, है ना, तो उनको यहाँ रखा गया। भविष्य में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, है ना, देश जब हमारा आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर लागू किया जाएगा, है ना। आज धीरे धीरे राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी है, राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी होती है कि नीति निर्देशक तत्वों को जब भी वो कानून बनाए, जब भी कोई नया प्रावधान लाए तो इनको ध्यान में रखा जाए। यही इसका दम है, यही इसका बल है नीति निर्देशक तत्व का, है ना। नेक्स्ट बात इससे आप ध्यान रखेंगे कि देखो ये हमारा एक आइडियल चीज है। नीति निर्देशक तत्व जो है एक आदर्शवादी चीज है ना, आइडियल। जैसे हमारे जीवन में भी कुछ एक आदर्श होते हैं। आदर्श कहने का मतलब कि जैसा हम बनना चाहते हैं, जैसा हम बढ़ना चाहते हैं, है ना, पूरी जीवन हम उसकी नकल करते हैं, पूरी जीवन हम बनने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कुछ आदर्शवादी बातें यहाँ पर शामिल की गई हैं और हमारे देश के जो सरकारें हैं उनसे ये आशा व्यक्त किया गया है कि भविष्य में वो इन आदर्शों को लागू करवाने का प्रयास करेंगे। और इसी के तहत हम लोग देखते हैं कि टाइम टू टाइम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर कानून बनाए जाते हैं और नए प्रावधान यहाँ लागू किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो लास्टली उद्देश्य है वो एक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का सोर्स हमारा क्या है, नीति निर्देशक तत्व का सोर्स जो है वो कहाँ से हम लोग लिए हैं, किस देश के संविधान से लिए हैं, तो आप सबको आई होप पता होगा शायद, है ना। तो ये हम लोग आयरलैंड से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस ध्यान में रखने हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ है, पार्ट 4 में है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 36 to 51 में है। किस देश के संविधान से लिया है, आयरलैंड से लिया है ना। तो ये जो कल्याणकारी बातें या जो आदर्शवादी बातें इसमें वर्णित हैं, जो टाइम टू टाइम सरकारें उसको लागू करने का प्रयास करती हैं, उनमें से कुछ एक जो वेरी इंपॉर्टेंट या परीक्षा के अनुसार उसको मैंने बनाने का प्रयास किया है। वो 25 क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे शुरू से अंत तक, इस वीडियो में आप बने रहेंगे, है ना, और इसे देखने का प्रयास करेंगे। आई होप ये काफ़ी मददगार साबित होगा। और सबसे ज़रूरी बात कि फटाफट इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें आप लोग, क्योंकि यहाँ पे टॉप कंटेंट की जो सीरीज है वो बिल्कुल निःशुल्क आप तो लोगों तक मैं पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सेशन पे आ जाते हैं और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, अब आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है। अभी तुरंत बात हुई थी, है ना, तो भाग 4, ठीक है, भाग 4 सारे डिस्कशन मैंने किए हैं, है ना। तो वो डिस्कशन से ही क्वेश्चन बनेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, है ना। आर्टिकल बेस 1-2 प्रश्न होता है परीक्षा में। कोई भी परीक्षा जब हम लोग देते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सब के सब आर्टिकल से क्वेश्चन होते हैं, है ना। वैसे मैं बता दूं कि पूरी आर्टिकल व्याख्या मैंने करी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 1 to 395 आर्टिकल की एक बड़ी वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध है, स्टडी विद सुधीर सर के नाम से, है ना। तो उसे आप देख सकते हैं यदि डिटेल्ड आपको जानने हैं, सभी अनुच्छेद जानने हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पर मैं बात करूंगा। सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, मैं अभी तुरंत बताया, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है। मैं तुरंत अभी बताया था, आयरलैंड के संविधान से, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन है, ग्राम पंचायत को सशक्त बनाना आर्टिकल 40 में है, धर्म की स्वतंत्रता, बाल श्रम का निषेध, है ना।
तो ये हमारा नीति निर्देशक तत्व में 3 शामिल है, एक नहीं है। आंसर आपके सामने है नीचे। धर्म की स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है ना, ये फंडामेंटल राइट है, ये आपको ध्यान रखना है ना, ये फंडामेंटल राइट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है ना। तो मैं जो रेंज बताया आपको उसको ध्यान में रखना है, 36 to 51 है ना। किस संशोधन के द्वारा कुछ नए नीति निर्देशक संविधान में जोड़े गए थे और पर्यावरण की रक्षा करना खास करके जोड़ा गया था। तो 42वां संशोधन आपको ध्यान रखना है, 42वां संशोधन है। बहुत बड़ा संशोधन था, ये छोटा संविधान ही कहलाता है। ऐसा भी प्रश्न रहेगा, कौन से संशोधन को छोटा संविधान कहते हैं, तो 42वां संशोधन है ना। 42वां संशोधन में ढेर सारी चीजें जोड़ी गई और बहुत सारी चीजें हटाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है ना। तो नीति निर्देशक तत्व है ना, यहाँ पर देखो, न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं, न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, केवल सरकार की नीति निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं, बाध्यकारी होते हैं, नागरिकों के लिए दायित्व हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये मैं आपको आगे आर्टिकल पढ़े होंगे या पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर 2 आर्टिकल ध्यान रखना, शुरुआती आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 है ना। 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है, उसकी डिफिनीशन दी हुई है आर्टिकल 36 में है ना। 7 में क्या दिया हुआ है, 7 में दिया हुआ है कि ये जो है ना डीपीएसपी ये इन्फोर्सिबल नहीं है, कोर्ट के द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता। मैंने बताया ना कि इसका कोई भी कानूनी बल नहीं है ना, हम इसको कहीं लेके नहीं जा सकते। तो करता क्या है, केवल सरकार की नीति निर्माण का मार्गदर्शन करता है, बाध्यकारी नहीं है कि सरकारें वो बनाएंगी है ना, लेकिन निर्देशन करता है, मार्गदर्शन करता है। ठीक है, कि आप जब कानून बना रहे हैं तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान में रखें, ये कहता है ये है ना। सरकार माने वा ना माने, जैसे मान लीजिए बिहार में शराबबंदी है ना, तो झारखंड में तो नहीं है, बट जबकि नशा मुक्त भारत का सपना देखा गया है, एक ऐसा आदर्श भारत हो जो नशा मुक्त हो, बट ये पॉसिबल नहीं। हम लोग कहीं नहीं जा सकते है ना, कि बिहार ने बंद किया तो आपने बंद क्यों नहीं किया, या पूरे भारत में बंद क्यों नहीं है ना, ऐसा नहीं कह सकते। ओके, तो डीपीएसपी आपको ध्यान में रखना। ओके, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व समाजवादी सिद्धांतों को दर्शाते हैं है ना, समाजवादी सिद्धांतों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है समान वेतन और कार्य के अवसर, ये वाला ऑप्शन जो है सो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नीति निर्देशक तत्व का एक बंटवारा भी होता है ना। जब कभी मैं संविधान पूरी बात बताऊंगा, आपको पूरा पढ़ाने का प्रयास करूंगा, तो नीति निर्देशक तत्व को मैं बांट के बताऊंगा। ठीक है, जैसे गांधीवादी दर्शन, गांधीवादी दर्शन से रिलेटेड कौन कौन आर्टिकल हैं, सोशलिज्म समाजवाद से रिलेटेड कौन कौन आर्टिकल्स हैं उसमें है ना, तो अलग अलग बांटा हुआ है। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत से प्रेरित, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है ना, इस तरह से। तो हम आपको जब संविधान की डिटेल क्लास लेंगे चैप्टर का, तो बताएंगे आपको ये सारी बातें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है ना। तो ये नैतिक रूप से बाध्यकारी है। मैं पहले बता रहा हूँ कि कानूनी रूप से तो बाध्यकारी है नहीं, संवैधानिक रूप से बाध्यकारी है ना, तो मोरली ये मैंडेटरी है, ये आपको ध्यान रखना है। 10वां, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ऐसे वातावरण का निर्माण करेगा जिससे न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित हो है ना। तो ये देखो आर्टिकल 38, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये आर्टिकल 38 ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए और देखने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है ना। देखो, पंचायती राज का गठन का पूछा जा रहा है, डीपीएसपी में कहाँ है, देखो आर्टिकल 40 में। आज देखो पंचायती राज अधिनियम पारित हो गया है ना 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, और पूरी देश में पंचायती राज प्रणाली लागू हो गई। बट ग्राम पंचायतों के गठन का ये गांधीवादी सपना था,
गांव खुशहाल तो पूरा देश खुशहाल, है ना, गांव खुशहाल तो देश खुशहाल। तो पंचायती राज व्यवस्था बाद में आया, देखो संविधान में प्रावधान है, आर्टिकल 40 में था, ठीक है, जो आगे चल के पंचायती राज व्यवस्था है। ओके, नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार की बात कही गई है? ये भी प्रश्न खूब पूछता है, खूब पूछता है, ठीक है, पर्यावरण। तो यहाँ देखो आर्टिकल 48A ध्यान में रखिएगा, सी ये वाला है ना, 48A में कहा गया है पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, राज्य के निधि निर्देशक तत्वों में शिक्षा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है ना? तो मैंने कहा ना कि नीति निर्देशक तत्व में था, उस पर कानून बना दिया गया, नए आर्टिकल जोड़े गए, आर्टिकल 21A और राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट बना दिया गया, है ना। लेकिन उसके पहले कहाँ था? उसके पहले था आर्टिकल 45 में, है ना, निःशुल्क शिक्षा की बातें कही गई थी आर्टिकल 45 में, है ना। और वर्तमान में कहाँ है? आर्टिकल राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 621A में, है ना, फ्री एजुकेशन। मैं यहाँ बता दूँ पूरे देश में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2010 से लागू हुआ, 2010 से पूरे देश में लागू हुआ, है ना, 2010 से, ये ध्यान रखिएगा, 2010 से पूरे देश में लागू हुआ ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ओके, आगे देखिए, किस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह नागरिकों को कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराए? आर्टिकल देखो 41, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है ना, आंसर ध्यान में रखेंगे आप सब, परीक्षा बनाने में आंसर ही काम आएगा, है ना। अब यहाँ देखिए, है ना, यहाँ देखिए, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य मजदूरों के लिए मानवीय कार्य स्थितियां और मातृत्व राहत सुनिश्चित करेगा? आर्टिकल 42, ठीक है, आर्टिकल 42 ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 16, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की बात कही गई है ना, न्यायपालिका और कार्यपालिका को डिफरेंट करने की बात कही गई? तो आर्टिकल 50, ये ध्यान रखिएगा, मतलब बी ऑप्शन सही है आपका, है ना। आगे बढ़िए और देखिए, राज्य के समान नागरिक संहिता, ये इशू भी बना हुआ है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, पूरे देश में सभी के लिए एक समान कानून हो, है ना, ये इशू बना हुआ है। और आप सबको पता है कि गोवा हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर लिए। गोवा पहला राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में, आर्टिकल 44, राज्य शराब के सेवन को हानिकारक समझते हुए उसका निषेध करेगा, यह किस अनुच्छेद में है? सोचो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया हुआ है ना, आपको बोले थे ना, यहाँ दिया हुआ है ना, यहाँ दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको, हाँ, यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर, है ना, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात है। तो किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 47 में, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, प्राचीन स्मारकों और कला वस्तुओं की रक्षा करना किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 49। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आप सबों को, बार बार देखिए, है ना, बार बार देखिए, ये जो क्वेश्चन कलेक्शंस में दे रहा हूँ उसको बार बार आप देखिएगा तो मेमोराइज हो जाएगा, है ना, याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 20 देखिए, पशुओं की नस्लों का संरक्षण और गौवध पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? आज कोई नई बात नहीं है ना, कि इस पर पाबंदी लगाने की बात चलती है, डीपीएसपी में दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये बात दिया गया है ना, कि पहले तो जो हमारे लाइव स्टॉक हैं उसको बढ़ाना है ना, न कि उनकी हत्या करनी है। ये आर्टिकल 48 में ये बातें दिया हुआ है, ठीक है, 48 में ये। आगे बढ़िए, अब यहाँ देखिए, राज्य को ऐसी नीति अपनाने की किस अनुच्छेद में की गई है जिससे बच्चों को अनिवार्य शिक्षा? देखो वही बात फिर से आ गया 45, बट क्वेश्चन का रूप बदलता है ना, क्वेश्चन का रूप बदलता है, बदल के ही देता है, बहुत अल्टर क्वेश्चन नहीं आते परीक्षा में,
ये बात बराबर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसकी जिम्मेदारी है? मैं आपको बताया कि दोनों की साझा जिम्मेदारी है। किसकी? केंद्र और राज्य की, है ना। केंद्र और राज्य की ये जिम्मेदारी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय तक समान पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है ना। देखो आर्टिकल 39A, 39A ये वाला, है ना। नेक्स्ट देखो, नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान में बाध्यकारी क्यों नहीं बनाया गया? ठीक है, नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान में बाध्यकारी क्यों नहीं बनाया गया है ना। ठीक है, बाध्यकारी नहीं है, मैं पहले ही बताया कि ये बाध्यकारी नहीं है ना। तो इसलिए बनाया गया, मैं आपको बताया था कि भाई जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो आर्थिक रूप से भारत मजबूत नहीं था, है ना, जिसके कारण से तो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थी, इसीलिए बाध्यकारी इसको नहीं बनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं, है ना। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किस न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के साथ संतुलन में की है? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये बातें कही गई हैं, है ना। तो आई होप आप सबों को हमारी बात समझ में आई होगी, है ना। और ये 25 क्वेश्चन भी आपको दिख रहे होंगे कि ये बढ़िया क्वेश्चन कलेक्शन आप तक पहुंच रहा है। आप सब इसको देखिए, बार बार देखिए, है ना, बार बार देखिए, ताकि आपका क्वेश्चन याद हो जाए। इतना देखिए क्वेश्चन याद हो जाए और परीक्षा में आप अच्छे परफॉर्मेंस दे सकें, है ना। ऐसे ही हम आपको यदि और वीडियो देखने हैं या जानने हैं तो इस चैनल को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए, नई वीडियो बनाए, तो आप तक मैसेज चला जाए। ठीक है, ओके। तो आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ और आपसे हम डिस्कशन करेंगे। ओके, धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन वीडियोस को देखने के लिए, है ना, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो ये ढेरों सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट हम मिलेंगे तो फिर बात करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइम।